सबसे पहले भारत दुनिया के नक्शे पर है कहाँ? देखिए, ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर में। हाँ, ये तो बेसिक बात हुई। लेकिन अक्षांश देशांतर के हिसाब से। हाँ, वो महत्वपूर्ण है। अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें, वो जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं ग्लोब पर, जी पूर्व से पश्चिम। हाँ, तो भारत का जो मुख्य भूभाग है वो लगभग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैला है। अच्छा, 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर। जी, और देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण जाती हैं, जिनसे समय तय होता है। बिल्कुल, उनके हिसाब से भारत 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यानी काफी बड़ा फैलाव है। हाँ, और अगर हम अपने द्वीपों को भी गिन लें, जैसे अंडमान निकोबार, तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर वो तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पहुंच जाता है। ओहो, यानी मुख्य भूमि से भी और दक्षिण में। जी हाँ, इंदिरा पॉइंट जिसे कहते हैं। तो ये जो अक्षांश और देशांतर की स्थिति है, इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ नंबर तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इनका बहुत गहरा मतलब है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में होना और इतने बड़े अक्षांशीय फैलाव की वजह से ही भारत में मौसम, जलवायु, पेड़ पौधे, इसमें इतनी जबरदस्त विविधता है। सही बात है। कहीं बर्फीले पहाड़ हैं तो कहीं तपते रेगिस्तान, कहीं घने जंगल तो कहीं विशाल मैदान, और वो जो कर्क रेखा है ना, हाँ, 23.5 डिग्री उत्तर। जी, वो लगभग देश के बीच से होकर गुजरती है। ये भारत को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट देती है, उष्णकटिबंधीय यानी गर्म, और उपोष्णकटिबंधीय मतलब कम गर्म। अच्छा। और पूर्वी देशांतर में होने का सीधा मतलब है कि हमारा समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5.5 घंटे आगे चलता है। हाँ, IST जिसे कहते हैं। सही कहा। अब आते हैं आकार पर। जी। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूरा आंकड़ा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सुनने में बहुत बड़ा लगता है, और है भी। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां? हमसे बड़े कौन कौन से हैं? हमसे बड़े 6 देश हैं। रूस है, कनाडा, चीन, फिर अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक। जी, हमारे ठीक बाद 8वें नंबर पर अर्जेंटीना आता है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक आप कह सकते हैं विरोधाभास जैसा है। वो क्या? देखिए, भले ही हम क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर हों, पर दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ लगभग 2.4% हिस्सा ही भारत के पास है। सिर्फ 2.4%? हाँ, 2.42%। अब सोचिए, इस छोटे से हिस्से पर दुनिया की लगभग 17.5% आबादी रहती है। 17.5%, यानी 17.5%। बिल्कुल, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये आंकड़ा दिखाता है कि भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है। इसका सीधा असर हमारे संसाधनों पर पड़ता है, शहरीकरण पर, खेती पर, पर्यावरण पर, मतलब लगभग हर चीज पर। सही कहा। और दक्षिणी बिंदुओं की बात कर रहे थे आप? हाँ, तो अगर पूरे भारत को देखें, मतलब द्वीपों समेत, तो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है। इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। जी, लेकिन अगर सिर्फ मुख्य जमीनी हिस्से की बात करें तो उसका सबसे दक्षिणी किनारा तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी, जहाँ 3 समुद्र मिलते हैं। बिल्कुल। तो आकार और स्थिति के बाद अब बात करते हैं सीमाओं की, हमारे पड़ोसियों की। जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। भारत की जो जमीनी सीमा है, मतलब वो हिस्सा जो दूसरे देशों से जमीन के जरिए जुड़ा है, वो काफी लंबी है, लगभग 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर काफी लंबी है। हाँ, और अगर समुद्र तट की बात करें तो जो मुख्य भूमि का किनारा है वो ही 6,100 किलोमीटर लंबा है। 6,100? जी, लेकिन इसमें अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के तटों को भी जोड़ दें तो ये कुल मिलाकर करीब 7,500 किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है। एग्जैक्ट है 7,516.6 किलोमीटर। 7,500 किलोमीटर की तटरेखा, जबरदस्त। और हमारी जमीनी सीमा कुल 7 देशों से मिलती है। हाँ, 7 देश। ये हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान। अच्छा, सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? सबसे लंबी जमीनी सरहद हमारी बांग्लादेश के साथ है, करीब 4,100 किलोमीटर। एग्जैक्ट है 4,096.7 किलोमीटर। 4,000 किलोमीटर से ज्यादा। हाँ, और ये दुनिया की 5वीं सबसे लंबी जमीनी सीमा भी है। अच्छा। इसके बाद चीन के साथ लगभग 3,500 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर। चीन के साथ भी काफी लंबी है। जी, फिर पाकिस्तान के साथ करीब 3,300 किलोमीटर है,
3,323 किलोमीटर। फिर नेपाल के साथ लगभग 1,750 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1,640 किलोमीटर से ज्यादा और भूटान के साथ करीब 700 किलोमीटर मतलब 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। और सबसे छोटी? सबसे छोटी जमीनी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, सिर्फ 106 किलोमीटर, और ये उस हिस्से से लगती है जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। अच्छा, पीओके वाला इलाका। जी। इन सीमाओं की लंबाई और इनकी प्रकृति का आप समझ सकते हैं हमारे रिश्तों पर, व्यापार पर, सुरक्षा पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल। और इन सीमाओं से हमारे देश के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीधे जुड़े हुए हैं। हाँ, ये भी जानना जरूरी है। जैसे बांग्लादेश की सीमा को लें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्यों से छूते हैं। 5 राज्य बांग्लादेश से। हाँ। चीन की सीमा से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश लगते हैं। चीन से भी 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश। जी। पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब और अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये भी 5 हो गए। हाँ, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। नेपाल की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से मिलती है। हाँ। ये भी पूरे 5 राज्य। नेपाल से भी 5। फिर म्यांमार के साथ हमारे पूरब के राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य। 4 राज्य म्यांमार से। भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये भी 4 भूटान से। और जैसा आपने बताया, अफगानिस्तान वाली छोटी सीमा पाक अधिकृत लद्दाख से लगती है। जी। जिनकी सीमाएं जमीन और समुद्र दोनों से लगती हैं। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अब सीमाओं की बात चल रही है तो कुछ खास सीमा रेखाएं भी होंगी जिनका जिक्र जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। कुछ ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, जैसे भारत और अफगानिस्तान के बीच वो जो पाक अधिकृत कश्मीर वाला हिस्सा है, वहां डुरंड रेखा है। ये 1896 में तय हुई थी। डुरंड रेखा 1896। जी। फिर भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। इसे 1914 के शिमला समझौते में निर्धारित किया गया था। हालांकि चीन इसे पूरी तरह मानता नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है। मैकमोहन रेखा 1914। और भारत और पाकिस्तान के बीच वो तो काफी जानी पहचानी है, रेड क्लिफ रेखा। हाँ, रेड क्लिफ लाइन 1947 में बनी थी। जी। देश के बंटवारे के समय सर सिरिल रैडक्लिफ ने इसे खींचा था। ये रेखाएं सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये इतिहास की गवाह हैं। सही बात है। और समुद्र की तरफ श्रीलंका के साथ। हाँ, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य है, मतलब एक संकरा समुद्री रास्ता, और मन्नार की खाड़ी है। पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। जी। और यहीं पर वो राम सेतु या आदम का पुल भी है। अच्छा, राम सेतु। हाँ, वो एक चूना पत्थर की श्रृंखला जैसी है जो भारत के पंबन द्वीप रामेश्वरम के पास जो है, वहां से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली मानी जाती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और हाँ, एक और अहम बात रह गई, भारत का मानक समय IST। हाँ, जो पूरे देश में एक जैसा रहता है। जी। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से तय होता है। ये रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर शहर के पास से गुजरती है। इसी रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश के लिए मानक माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मिर्जापुर, याद रहेगा। जी बिल्कुल। तो ये तो हुई स्थिति, आकार और सीमाओं की बात। अब आते हैं भारत की कुछ खास भौगोलिक बनावटों पर, और यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, खासकर दर्रों की बात करें तो। हाँ, दर्रे यानी पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले कुदरती रास्ते, ये कनेक्टिविटी के लिए बेहद जरूरी हैं। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं काराकोरम दर्रे की। ये लद्दाख में है और कहते हैं ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। हाँ, माना जाता है। लगभग 5,600 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा, 5,624 मीटर। सोचिए कितनी ऊंचाई पर। बाप रे। चीन जाने वाली एक सड़क इसी दर्रे से होकर गुजरती है। अच्छा। फिर है जोजिला दर्रा। ये भी लद्दाख में ही है। जी हाँ, लद्दाख में। ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और ये कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि नेशनल हाईवे 1 जो है, NH1, हाँ, वो यहीं से गुजरता है। तो ये तो बहुत जरूरी रास्ता हुआ। बहुत ज्यादा। और जोजिला की एक खास बात ये भी है कि इसका निर्माण सिंधु नदी ने किया है। नदी ने बनाया है दर्रा, ये कैसे? हाँ, ये कमाल की बात है कि कैसे नदियों हजारों लाखों सालों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बना लेती हैं और साथ ही इंसानों के लिए भी रास्ता खोल देती हैं। वाह। ऐसा ही एक और उदाहरण है शिपकीला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और इसे सतलुज नदी ने काटकर बनाया है। शिपकीला, सतलुज नदी, ठीक है। इसी तरह सिक्किम में जलेबला दर्रा है जिसे तीस्ता नदी ने आकार दिया है।
ये दर्रे सिर्फ रास्ते नहीं है, ये प्रकृति की ताकत और कलाकारी का नमूना है। बिल्कुल। और इनका सामरिक और व्यापारिक महत्व तो है ही, जैसे सिक्किम का नाथुला दर्रा। नाथुला, हाँ, सुना है इसका नाम। ये भारत और चीन के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग रहा है। इसे कुछ साल पहले व्यापार के लिए दोबारा खोला भी गया था। अच्छा, ये भारत चीन व्यापार के लिए अहम है। जी हाँ, और दर्रों की लिस्ट तो काफी लंबी है। एक और मशहूर दर्रा है बनिहाल दर्रा। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है ना? बिल्कुल। और हमारी प्रसिद्ध जवाहर सुरंग इसी दर्रे में बनी है। जवाहर टनल, हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, खासकर सर्दियों में। जी, ये कश्मीर घाटी का संपर्क बाकी देश से बनाए रखती है और कहते हैं ये देश का सबसे छोटा दर्रा भी है। सबसे छोटा? अच्छा। हिमाचल में ही एक और खास दर्रा है बारालाचाला। ये किसको जोड़ता है? बारालाचाला हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। हिमाचल से लद्दाख, ठीक। और रोहतांग दर्रा, ये तो बहुत फेमस है। हाँ, रोहतांग पास, ये भी हिमाचल में है। ये कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति की खूबसूरत घाटियों से जोड़ता है। मनाली से लेह जाने वाली सड़क यहीं से गुजरती है। जी हाँ, मशहूर मनाली लेह सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। इसका पुराना नाम भी दिलचस्प है, भृगुतुंग। भृगुतुंग, वाह। उत्तराखंड में भी कोई खास दर्रा है? हाँ, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है। ये खास तौर पर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस्तेमाल होता है। लिपुलेख, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए? ये तो धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण हुआ। जी हाँ। इतने सारे दर्रे, इनके नाम याद रखना भी अपने आप में एक चुनौती है। बिल्कुल। हर दर्रे की अपनी कहानी है, अपना महत्व है। अरुणाचल प्रदेश में भी कई अहम दर्रे हैं। हाँ, पूरब में। जी, जैसे बोमडिला दर्रा, ये तवांग घाटी से तिब्बत जाने का रास्ता खोलता है। बोमडिला, तवांग से तिब्बत। और एक है यांग्याप दर्रा। ये इसलिए खास है क्योंकि इसी के पास से शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र का प्रवेश बिंदु यांग्याप दर्रा, ये तो नोट करने वाली बात है। जी। फिर मणिपुर में तुजू दर्रा है, जो हमें सीधे म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा, भारत म्यांमार। और उत्तर में जाएं तो बुर्जिल दर्रा है, जो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा, श्रीनगर, गिलगिट। ये सभी दर्रे, जैसा मैंने कहा, सिर्फ आवाजाही के रास्ते नहीं हैं। प्राचीन काल से ये व्यापार, संस्कृति, विचारों के आदान प्रदान के मार्ग रहे हैं। हाँ, सिल्क रूट वगैरह की तरह। कुछ हद तक हाँ। और आज के समय में ये सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए और उन्हें देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन मुश्किल इलाकों में सड़कें और सुरंगें बनाना, वो इंजीनियरिंग का कमाल तो है ही, साथ ही ये राष्ट्रीय एकता के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। दर्रों के अलावा भी भारत के भूगोल में कुछ अनोखी और रोचक बातें हैं। हाँ, जैसे कन्याकुमारी, जहां भारत की मुख्य भूमि खत्म होती है। कहते हैं वहां 3 समुद्रों का पानी मिलता हुआ दिखता है। हाँ बिल्कुल, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, वो नज़ारा वाकई अद्भुत होता है। सोचा जा सकता है। और एक और हैरान करने वाली बात मैंने पढ़ी थी मेघालय के बारे में। मेघालय, हाँ, वहां तो बारिश बहुत होती है। हाँ, वो तो है ही, लेकिन वहां खासी जनजाति के लोग वो रबर ट्री की जीवित जड़ों से पुल बना लेते हैं। क्या? जीवित जड़ों से पुल? हाँ, फिकस इलास्टिका नाम के पेड़ के जड़ों को आपस में गूंथकर उन्हें दिशा देकर वो पुल बना लेते हैं। और ये जीवित जड़ पुल समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं। ये तो अविश्वसनीय है ना? स्थानीय भाषा में इन्हें जिंग किंग इरो कहते हैं। ये प्रकृति और इंसान के बीच तालमेल का एक अद्भुत उदाहरण है। ये जीवित जड़ पुल वाकई कमाल के हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे स्थानीय समुदाय हजारों सालों से प्रकृति के साथ मिलकर जी रहे हैं और ऐसी टिकाऊ तकनीकें विकसित की हैं जो आज के समय में भी कितनी प्रासंगिक हैं। सही में? ये सिर्फ पुल नहीं है, ये पर्यावरण के सम्मान का प्रतीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम अपने एक और पड़ोसी श्रीलंका को देखें, हाँ, तो उसका जो उत्तरी हिस्सा है, जाफना प्रायद्वीप, जो मुख्य रूप से तमिल आबादी वाला है, वो देश के बाकी हिस्से से एलिफेंटा दर्रे नाम के एक संकरे जमीनी रास्ते से जुड़ा है। एलिफेंटा पास, श्रीलंका में। जी, ये दर्रा भी उस क्षेत्र के लिए भौगोलिक और रणनीतिक रूप से काफी अहमियत रखता है।